आज नीट और जेईई परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेगी। छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस आज देश भर में ऑनलाइन कैंपेन चलाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, परीक्षा कराने का फैसला छात्रों और पेरेंट्स के कहने पर लिया गया। परीक्षा स्थगित कर छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इस बीच कई आईआईटी संस्थाओं के निदेशकों ने परीक्षा के आयोजन का समर्थन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सीएम के इंदौर में कई कार्यक्रम होंगे, जिसको देखते हुए सभी कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2000 से ज्यादा पुलिस बल लगाया गया है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वनोपज की बढ़ी हुई कीमतें प्रदेश के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार वनोपज को मिट्टी के मोल नहीं बिकने देगी। हर साल वनोपज की कीमत तय की जाएगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहेगी और इसलिए सरकार लगातार प्रयास करती है और प्रदेश के 37 लाख गरीबों को सस्ते राशन की पात्रता पर्ची दी गई। आदिवासी भाइयों को पट्टा देने का काम चल रहा है। 2006 से पहले जमीन पर जिनका कब्जा था उनको पट्टा दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि सरकार ने कोरोना संकट में मनरेगा के काम व्यापक स्तर पर शुरू किए। सरकार ने मजदूरों के लिए श्रम सिद्धि अभियान चलाया। 15 लाख नए जॉब कार्ड बनाए। सरकार ने 80 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाया। इंदौर दौरे पर आ रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहर को करोड़ों की सौगात देंगे। सीएम शिवराज दोपहर 12:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 1 बजे 237 करोड़ की लागत से बने 10 मंजिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। ये अस्पताल 402 बिस्तरों का होगा, जिसमें जनरल वार्ड में 208 बिस्तर होंगे। बाकी के आईसीयू, इमरजेंसी, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट वार्ड में हैं। दोपहर करीब 3 बजे सीएम नगर निगम के गीले कचरे के निपटारे के लिए 500 टन क्षमता का बायोमेथेनाइजेशन प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। रायपुर में आज नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन होगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्योता भेजा है। माना जा रहा है कि दोनों ही नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही प्रदेश के कई विधायक और मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए शासकीय संकल्प लाएगी सरकार, जिस पर सदन में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सदन में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए भी फीस विनियामक विधेयक भी लाया जाएगा, जिसकी मांग पेरेंट्स बीते 1.5 दशक से कर रहे हैं। वहीं विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद 3,807 करोड़ 46 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पास किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने विभागों की 30% बजट की कटौती की है। कटौती हुई है तो अनुपूरक बजट की जरूरत क्यों थी? राज्य सरकार वेंटिलेटर के बाद अब कोमा में चली गई है। 1.5 साल में सरकार ने 24,000 करोड़ का कर्ज लिया है। इनका कार्यकाल पूरा होते होते 1 लाख करोड़ का कर्ज होगा। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल बाद जब हम सरकार में आए तो 41,000 करोड़ का कर्ज हम पर छोड़ा गया। आप हमसे सवाल पूछेंगे, आपने 2100 समर्थन मूल्य नहीं दिया, 300 रुपए का बोनस नहीं दिया, हम किस्त में देंगे, पूरा देंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। दिसंबर में भूपेश सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसे में अपने 2 साल के कामकाज को कांग्रेस संगठन जन जन तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है। संगठन कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग तय कर चुका है। संगठन के मुताबिक नरवा, गरबा, घुरवा, वाड़ी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। ये प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों से जुड़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से ये बड़ा वोट बैंक भी है।
जानकारी के मुताबिक कांग्रेस संगठन सरकार के कामकाज के प्रचार के लिए परंपरागत और आधुनिक दोनों तरीकों से उपयोग करेगा और सोशल मीडिया के माध्यम से भी योजनाओं की ब्रांडिंग की जिम्मेदारी कांग्रेस आईटी सेल को दी गई है। इसके साथ ही सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि एनएमडीसी द्वारा लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक लागत से बस्तर स्थित निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट का निर्माण संभावित है। केंद्र सरकार बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी लोगों के हाथों में बेचने की तैयारी में है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावित स्टील प्लांट का निजीकरण किया जाए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र से जीएसटी की बकाया राशि की मांग की। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्र के सामने ये मांग रखी। बैठक में जगदीश देवड़ा ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 2,600 करोड़ रुपए की राशि देने पर केंद्र का आभार जताया। वहीं 5,995 करोड़ रुपए की बकाया राशि देने की भी अपील की। देवड़ा ने कहा कि ये बकाया राशि मिलने से आर्थिक संकट के इस दौर में प्रदेश को काफी मदद मिलेगी। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने का दर्द छलका। जीएनपीसीजी से बात करते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि लायक नहीं हूं, इसलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया होगा। उन्होंने कहा कि परिक्रमा करने वालों की ज्यादा पूछ-परख हो रही है और कहा कि मैं परिक्रमा करने वाला या किसी गुट का आदमी नहीं हूं। गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस में भी कई कमियां हैं जिसका असर उपचुनाव में पड़ेगा। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह चंबल में मलखान सिंह से भी बड़े डकैत हैं। गोविंद सिंह और उनके समर्थक इलाके के बड़े रेत माफिया और भू माफिया हैं। प्रदीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में सभी जगहों पर कार्रवाई चल रही है और इसी वजह से डॉक्टर गोविंद सिंह को अवैध खनन का मौका नहीं मिल रहा। जायसवाल ने कहा कि एक बार सीएम रहते हुए कमलनाथ ने भी कैबिनेट की मीटिंग में गोविंद सिंह को अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का कहना है कि शिवराज सरकार कर्ज तो ले रही है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि आखिरकार ये पैसा कहां इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षा बजट कम कर दिया है, स्वास्थ्य बजट कम कर दिया है, कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी ने ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के आदेश पर मध्य प्रदेश में इन नामों का ऐलान किया गया है। बीएसपी की लिस्ट के मुताबिक मुरैना की जौरा सीट से सोनेराम कुशवाहा उम्मीदवार होंगे। मुरैना सीट से रामप्रकाश राजौरिया, अंबा सीट से भानु प्रताप सिंह सखवार को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं भिंड जिले की बात की जाए तो यहां पर मेगांव सीट से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद सीट से जसवंत पटवारी पर भरोसा जताया गया है। ग्वालियर की डबरा सीट से संतोष गौड़ को मैदान में उतारा गया है। शिवपुरी की पोहरी सीट से कैलाश कुशवाहा और करैरा सीट से राजेंद्र जाटव बीएसपी प्रत्याशी होंगे। शिवपुरी के करैरा विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी ने राजेंद्र जाटव को उम्मीदवार बनाया है। राजेंद्र जाटव ने कहा कि वो उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर चुके हैं, गांव-गांव जाकर मीटिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1,317 नए केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 171 नए मामले सामने आए। ग्वालियर में 156, भोपाल में 155, जबलपुर में 126 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 24 घंटों में कोरोना से 24 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,306 हो गया। अभी प्रदेश में 12,422 एक्टिव मरीज हैं। अब तक कुल 58,181 मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 1,207 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं।
खरगोन में एसपी और कलेक्टर ने अपनी अपनी टीम के साथ शहर के मुख्य बाजारों में जागरूकता मार्च निकाला। लोगों से मास्क पहनने की अपील की। ठेले वालों से लेकर दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को निःशुल्क मास्क दिए और हमेशा मास्क लगाने को कहा। एसपी और कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी रोकथाम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से हो सकती है, लेकिन लोग ये आदत भूलते जा रहे हैं। इसलिए मार्च निकालकर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1108 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा 380 मरीज रायपुर से सामने आए। दुर्ग से 186, रायगढ़ से 55, राजनांदगांव में 53, बिलासपुर में 51, सरगुजा में 50 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत हो गई, जिसके साथ मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 245 हो गया। आज 462 मरीज डिस्चार्ज हुए। अभी तक प्रदेश में 14,607 मरीज ठीक हो चुके हैं। 10,806 एक्टिव मरीज अभी हैं। प्रदेश में अब तक 25,658 मरीज सामने आ चुके हैं। देश में पहली बार एक दिन में 75,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में संक्रमण के 75,760 नए केस मिले। 1,023 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 33,10,234 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 76.24% हुई है। अब तक 25,23,771 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण से देश में कुल 60,472 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 1840 नए केस सामने आए हैं। 24 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल 1,67,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,718 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 7,33,568 हुई। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 355 मौत हुई। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक जुलूस, झांकियां और ताजिए निकालने पर बैन लगा दिया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध पूरी तरह से है। सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत रूप से मूर्ति और ताजिए विसर्जन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति और ताजिए को घर पर ही विसर्जन करने के आदेश हैं। वैकल्पिक तौर पर नगर निगम की तरफ से मूर्तियां और ताजिए को वार्डवार टैंकरों और वाहनों में विसर्जित करने की व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल के मनमानी फीस लेने के मामले में लगी याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पलाश तिवारी ने पैरवी की। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान स्कूली बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करने के निर्देश दिए। मनमानी फीस को लेकर रायपुर की पूर्व बैंकर प्रीति उपाध्याय ने याचिका लगाई थी और याचिकाकर्ता ने कोविड महामारी के दौरान निजी स्कूलों के पूरी फीस लेने के खिलाफ याचिका लगाई थी। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हैं। पन्ना में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच मंडला से हरसा रोड पर एक हादसा हो गया। यहां कार नाले में डूब गई। हालांकि 3 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। छत्तीसगढ़ के लोगों को अभी भारी बारिश से निजात नहीं मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, कोरिया, बलौदाबाजार सहित कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कांकेर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। कांकेर को कोयली बेड़ा में 3 लोग उफनती हुई नदी को पार करते हुए पानी में बह गए। हालांकि तीनों को तैरना आता था, लिहाजा तीनों किसी तरह नदी से सुरक्षित बाहर निकले। छतरपुर में मूसलाधार बारिश से एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें
दबकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बड़वानी में नर्मदा के बढ़ते जलस्तर के बीच कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने नाव से राजघाट और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कई और अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। सागर के सुर्खी विधानसभा का एक गांव ऐसा भी है जहां लोगों को अंतिम संस्कार के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। ये गांव का हाल तब है जब इसी विधानसभा से गोविंद सिंह राजपूत प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इलाके के पूरा गांव में शमशान घाट तो बनाया गया है, लेकिन वहां ना तो पहुंचना आसान है और ना ही दाह संस्कार करना मुमकिन। बीच में पड़ने वाले नाले को भी जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है। शमशान में टीन शेड नहीं, ऐसे में बारिश के दिनों में दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। जशपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसीलदार कमलेश मिरी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि अनुज गुप्ता नाम के व्यक्ति से जमीन के नामांतरण और ऋण पुस्तिका के लिए तहसीलदार ने 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर 50,000 की पहली किस्त देने भेजा और पैसे गिनते हुए तहसीलदार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने एक नकली पुलिस वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुरेंद्र धूरिया और वो एएसआई बनकर वर्दी का रौब दिखाकर लोगों से वसूली किया करता था। जबलपुर में वन विभाग और एसटीएफ ने वन्य जीवों की अवैध व्यापार की सूचना पर राइट टाउन इलाके के एक घर में छापा मारा। यहां से 8 हत्या जोड़ी, 51 शंख, हवन चंदन, लकड़ी, लाल चंदन पैकेट बरामद हुआ है। साथ ही कंप्यूटर भी मिला है। आरोपी ने बताया कि उसने भेड़ाघाट और बाबाओं से ये सामग्री खरीदी है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ऑनलाइन साइट के जरिए ये सब बेचता था, घर में ही ऑफिस बना रखा था। अब पुलिस जांच में जुटी है कि बिना अनुमति वन और समुद्री संपदा आरोपी कब से बेच रहा था। रिया चक्रवर्ती के टीवी इंटरव्यू के बाद सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का निशाना। तुम में इतनी हिम्मत है कि मीडिया में आकर मेरे भाई की मौत के बाद उसकी पवित्र छवि को खराब करो। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान नहीं देख रहे जो तुमने किया है? सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने रिया की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ट्वीट किया, काश मेरा भाई उस लड़की से कभी नहीं मिलता। बिना उसकी मर्जी के ड्रग्स देना और फिर उसे यकीन दिलाना कि तुम बीमार हो और फिर उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना, किस स्तर की ये हेराफेरी है। सुशांत मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती को घेरा। ट्वीट कर कहा, रिया के साथ डेट करने से पहले सुशांत की कोई मानसिक बीमारी का इतिहास नहीं था। मानसिक बीमारी की साजिश की शुरुआत यूरोप की यात्रा के दौरान शुरू हुई। सुशांत की पूर्व दोस्त अंकिता लोखंडे ने रिया के दावे को खारिज किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, सुशांत को कभी मानसिक बीमारी नहीं थी। सुशांत कभी मनोचिकित्सक के पास नहीं गए। सुशांत बिल्कुल ठीक थे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती का नाम लेकर सुशांत की हत्या करने का आरोप लगाया। कृष्ण किशोर सिंह ने कहा कि रिया ने उनकी बेटी की हत्या की है। वो लंबे वक्त से सुशांत को जहर दे रही थी। ईडी ने रिया के पिता के बैंक खातों और लॉकर्स की जांच की। मुंबई के बैंक ब्रांच में ईडी ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ 6 घंटे तक पूछताछ और छानबीन की। मुंबई के वकोल एक्सिस बैंक ब्रांच से बीती रात करीब 9 बजे इंद्रजीत चक्रवर्ती ईडी अधिकारियों के साथ निकले। ईडी ने आरोपी रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए। मोबाइल फोन के डिजिटल डेटा एनालिसिस से खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती 2017 से ही ड्रग खरीदने और इस्तेमाल करने में शामिल थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा लगातार संपर्क में थे और दोनों सुशांत का पैसा अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल करते थे। कांग्रेस में संगठन चुनाव की मांग करने वाले महासचिव गुलाम नबी आजाद ने गांधी परिवार के करीबियों को चापलूस बताया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारा गांधी परिवार से पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन अब उन्हें चापलूस ज्यादा प्यारे हैं।
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी में बदलाव और नए अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने की मांग को लेकर जिन 23 लोगों ने पत्र लिखा था, उनकी मंशा कांग्रेस को सक्रिय करने की थी। लीडर को कभी कभी ठीक करने के लिए बोलना पड़ता है, वही वफादार होता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी बेहद मजबूत है और कांग्रेस को अगर अगले 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इलेक्शन ना कराए जाएं। चिट्ठी लीक होने पर कहा कि उसमें कौन सा नेशनल सीक्रेट था जिससे इतना बवाल मचा। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत विधायकों को नसीहत देते हुए नजर आए और कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लहर के भरोसे ना रहें। अगर वोट चाहिए तो जनता के लिए काम कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुमति देने से देश में अराजकता फैलेगी और इसके बाद कोरोना फैलने के लिए एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। देश के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में ग्रेजुएट और पीजी के फाइनल ईयर के परीक्षाओं को 30 सितंबर तक हर हाल में कराने का आदेश जारी किया था। अमेरिका में लौरा तूफान की वजह से लुसियाना और टेक्सास में भारी बारिश हुई। तूफान की वजह से 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जिससे कई इमारतों को नुकसान हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन महीनों पर मॉस्को के बाहर निकले हैं और पुतिन ने खुद कार को ड्राइव किया। दरअसल पुतिन ने एक नई सड़क का उद्घाटन किया था जो क्रीमिया को जोड़ता है। रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था।